नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया क्राइम थ्रिलर आतंक के साए। आतंक के साए। धर्मपुरी जैसे बदनाम इलाके का यह निहायत ही घटिया बार था। यह दूसरी बात थी कि इस इलाके में यही बार किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। भीतर प्रवेश करते ही बहुत बड़ा हॉल था जहां कुर्सियां और टेबल लगा रखी थी। पीने वाले बोतलों और शीशे के गिलास सहित जमे बैठे थे। किसी शरीफ व्यक्ति का तो यहाँ मतलब ही नहीं था। यह सब शहर के छटे हुए बदमाश थे। शहर में होने वाले 70% जुर्मों की जड़ इसी धर्मपुरे में थी। हर मुजरिम इस इलाके में आकर खुद को सुरक्षित समझता था। बार में एक तरफ केबिन बने हुए थे जहाँ दरवाजों के स्थान पर गाढ़े रंग का हरा मैला मोटा सा पर्दा लटक रहा था। बाहर के केबिन बड़े बड़े दादाओं के लिए ही आरक्षित रहते थे। पिछले कुछ दिनों से इस बार में बिल्कुल नया चेहरा नजर आ रहा था। उम्र कोई 40 के आसपास होगी। सूखा, पतला और लंबा, गालों में गड्ढे पड़े हुए थे, तीखी नाक और चालाकी से भरी चमकती आंखें। सिर के बाल आधे सफ़ेद और आधे काले थे। क्योंकि वह सब आधा इंच लंबे थे इसलिए बेतरतीबी से फैले हुए थे। बदन पर अक्सर काली पैंट और 4 खानों वाली कमीज ही दिखाई देती थी। सस्ती सी सिगरेट का पैकेट और माचिस हमेशा उसके बाएं हाथ में दबा रहता। यह जुदा बात थी कि उसे कभी कभार ही सिगरेट पीते हुए देखा जाता। पहले दिन तो वह हॉल के एक कोने में टेबल पर बैठा हॉल में निगाहें दौड़ाता रहा। करीबन वह 4 घंटे वहां बैठा होगा और इन 4 घंटों में उसने सिर्फ एक पैक शराब का ही पिया। इस बीच ना तो वह किसी से बोला और ना ही किसी ने आकर उससे बात करने की चेष्टा की, सिवाय वेटर के। फिर रात की 12:30 बजे वह उठा और बाहर निकल गया। अगली रात 9 बजे वह फिर आया और कल वाली जगह बैठकर हॉल में निगाहें दौड़ाने लगा। आधे से ज़्यादा टेबलें भरी हुई थी और वह जानता था कि घंटे भर में यह सारी जगह नामी गिरामी बदमाशों से भर जाएगी। लगभग 1.5 घंटे के पश्चात उसने वेटर को शराब का पैग लाने को कहा। पैग आने पर वह धीरे धीरे चुस्कियां लेने लगा। आधे घंटे में कहीं जाकर पैग समाप्त हुआ तो उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। फिर इस तरह कश लेने लगा कि सिगरेट ज़्यादा देर तक चले। एकाएक वह संभल कर बैठ गया। कुछ दूर टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर 5 व्यक्ति बैठे शराब पी रहे थे कि सहसा एक उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। आने वाला पैनी निगाहों से उसे देख रहा था। वैसी ही निगाहों से वह भी उसे देखने लगा। वह आकर उसकी टेबल के पास रुक गया। हाथ में शराब का गिलास मौजूद था जिसे वह आते समय अपने टेबल से उठाता लाया था। कल तुझे पहली बार देखा था और आज दूसरी बार। आने वाला होठ सिकोड़कर बोला, कौन है तू? तुम्हारी ही तरह शरीफ इंसान हूँ, वह शान भाव से कह उठा। मैंने तुझसे पूछा है कौन है तू? इस बार उसका स्वर उड़ गया। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश न कर, वरना तू मुझे उठाकर बाहर फेंक देगा। नहीं, ऐसा घटिया काम मैं नहीं करता। कहने के पश्चात उसने एक ही सांस में गिलास खाली करके टेबल पर रखा और जेब से गरारे वाला चाकू निकालकर उसका फल खोला और उसके चेहरे के सामने लहराकर बोला, अब समझा? चाकू देखकर उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए घबराहट के भाव आए, फिर तुरंत ही संभल गया। उसकी आंखों की पुतलियां बता रही थी कि उसका जहन बहुत तेजी से काम कर रहा है। तभी चाकू वाले के अन्य 4 साथी भी वहां पहुंचे। वह अब इस अंदाज से खड़े हो गए कि उनके बीच वह घिरकर रह गया, परंतु अपनी भरपूर कोशिशों के कारण वह लापरवाही से कुर्सी पर ही जमा रहा। उसने आने वाले अन्य 4 पर निगाह डाली, फिर उंगलियों में फंसी सिगरेट को शराब के खाली गिलास में डाल दिया, जो कि क्षण भर तड़प कर बुझ गई। चाकू जेब में रख ले बेटे, उसने अपने स्वर में आत्मविश्वास भरकर कहा। मेरे पास भरा हुआ रिवॉल्वर है। साला धमकी देता है, एक ने क्रोध भरे स्वर में कहा। जब तक तेरा रिवॉल्वर बाहर आएगा तब तक चाकू पेट में घुसकर पीठ के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अगर इतना ही भरोसा है तो तू चाकू चला सकता है। कहते हुए क्षण भर के लिए उसकी आंखों में भय आया, लेकिन उससे पहले ही गोली तेरी खोपड़ी को फाड़ कर रख देगी। शायद तुझे नजर नहीं आ रहा कि मेरी उंगली रिवॉल्वर के ट्रिगर पर है और उसमें 6 गोलियां भरी हुई है। सब ने हैरानी से उसके हाथों को देखा जो कि खाली टेबल पर पड़े थे। तुम्हारे हाथ तो खाली हैं, तीसरे ने आश्चर्य से कहा। अपनी अपनी समझ का फेर है।
वह अजीब से स्वर में बोला, तुम जैसे बहुत से मेरे हाथों मर चुके हैं जिन्होंने मेरे हाथों को खाली समझा। वह पांचों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इधर उधर से कुर्सियां खींच लो और यहीं बैठ जाओ, वह फौरन बोला। शराफत से पूछोगे तो हर बात का जवाब मिलेगा, नहीं तो। पांचों ने फौरन निर्णय किया। चाकू वाले ने चाकू बंद करके जेब में डाला। फिर उन्होंने अन्य टेबलों से कुर्सियां उठाकर वहां लगाई और वहीं जम गए। एक पहले वाली टेबल से शराब की बोतल और गिलास उठा लाया। शराब गिलासों में पड़ी और महफिल गर्म हो उठी। उसके गिलास में भी शराब डाल दी गई। यह सब देखकर उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। आंख विजयपूर्ण मुस्कान से चमक उठी। अब कहो गुरु, तुम चीज क्या हो? एक ने उत्सुकता से पूछा। कहाँ से आए हो? अब तक कौन कौन से गुल खिलाए हैं? उसकी थोड़ी सी गर्दन अकड़ गई, थोड़ी सी छाती फूल गई। उसने ऐसी निगाहों से सबको देखा जैसे सब बिना उसकी इजाजत के यहाँ आ बैठे हों। मेरा नाम ही मेरा परिचय है। क्या नाम है तुम्हारा? सोहनलाल। 2 पल वहाँ पर चुप्पी छाई रही। हम समझे नहीं, तुम किस सोहनलाल की बात कर रहे हो? कहने वाले के चेहरे पर उसकी कठोर निगाहें जम गई। फिर अगले ही पल उसका हाथ चला और कहने वाले के गाल पर जा पड़ा। हरामजादे! एकाएक सोहनलाल गुर्राया। अंडरवर्ल्ड में कितने सोहनलाल भरे पड़े हैं जो मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा। आंखें फाड़ कर देख, बंबई का मशहूर गैंगस्टर सोहनलाल तेरे सामने बैठा है। उसके इन शब्दों के साथ ही वहां सबको सांप सूंघ गया। हर किसी की हालत ऐसी हो रही थी जैसे उन्हें शेर के पिंजरे के भीतर फेंक दिया हो। हाथों में पकड़े शराब के गिलासों से घूंट भरना भूलकर सूख रहे होठों को जीभ से गीला करने लगे। गलों में खुश्कीपूर्ण कांटे चुभ रहे थे। तभी जैसे उन्हें होश आया, सबने हाथों में पकड़े शराब के गिलास खाली किए और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। एक बात कहूं उस्ताद, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। सोहनलाल कहने वाले को उखड़ी निगाहों से देखने लगा। कहने के पूर्व उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। उस्ताद, वह सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, आज से करीब 2 महीने पहले तुम्हारे गैंग की टक्कर बंबई पुलिस से हो गई थी और पुलिस ने तुम्हारे सारे गैंग को मारकर तुम्हें भी मार दिया था। तुम्हारे मरे की तस्वीर देश भर के सारे अखबारों में छपी थी। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ना? सोहनलाल होठ भींचकर बोला। हाँ, तो फिर वह सब बातें भूल जाओ जो अखबार में छपी थी। सोहनलाल को मारना पुलिस वालों के बस का नहीं है। वह सब मेरी ही चाल थी जो कामयाब रही। अब कानून की निगाहों में मैं मरा हुआ हूँ और हकीकतन जिंदा हूँ। एक बार फिर तीखा सन्नाटा वहां छा गया। उस्ताद, गिलास को खाली करो। सोहनलाल ने बोहें सिकोड़कर कहने वाले को देखा जो खीसे निपोर रहा था। फिर उसने ऐसे गिलास उठाया जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। तत्पश्चात एक घूंट भरने के पश्चात बुरा सा मुंह बनाते हुए गिलास नीचे रख दिया। क्या हुआ उस्ताद? बहुत घटिया शराब है, बिल्कुल स्प्रिट की तरह। माफ़ करना उस्ताद, हमें ध्यान नहीं रहा। अभी बढ़िया माल लेकर आता हूँ। कहने के पश्चात वह उठा और तेज कदमों से बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। मेरी गलती माफ़ कर देना उस्ताद, मैंने तुम पर चाकू खोल दिया था। चाकू वाला सिर झुकाकर पश्चाताप भरे स्वर में बोला। गलती तब होती जब तुम चाकू चला देते। इस समय माफ़ी मांगने के लिए भी जिंदा न होते। सोहनलाल ने अपना स्वर खतरनाक बनाकर कहा। लेकिन उस्ताद, तुम 2 महीने कहाँ रहे? दूसरे ने पूछा। पुलिस की निगाहों से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गया था। उसके बाद बंबई से सैकड़ों मील दूर यहाँ प्रकट हो गया। यह तो बहुत अच्छा किया उस्ताद, नहीं तो हमारी किस्मत में कहाँ था कि आप जैसे नामी और खतरनाक गैंगस्टर के साथ बैठकर शराब पीते। सोहनलाल की छाती फूल गई। वक्त वक्त की बात है, अगर कभी बंबई में मिले होते तो अंग्रेजी शराब में तुम्हें नहला देता, जेबों में नोट भर देता। लेकिन अब? सोहनलाल ने गहरी सांस ली। अब तो यह हालत है कि सिगरेट पीने तक को पैसे नहीं है। फिक्र मत करो उस्ताद, हमारे होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं। कहते हुए उसने जेब से 100 के कुछ नोट निकालकर टेबल पर रख दिए। यह थोड़ा सा नजराना है, कल किसी मोटी मुर्गी का गला काट कर मोटा माल दूंगा। सोहनलाल ने विचार भरी निगाहों से नोटों को देखा, फिर टेबल पर पड़े अपने पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाई। क्या नाम है तेरा? जग्गा। जग्गा? सोहनलाल ने लंबा कश खींचकर उसे देखा।
बहुत जल्द मैं यहाँ पर अपना गैंग स्थापित करने जा रहा हूँ, मुंबई से भी खतरनाक गैंग। तब मैं तुझे याद रखूँगा। शुक्रिया उस्ताद। उस्ताद, थोड़ा सा माल मेरे पास भी है, दूसरा बोला। थोड़ा सा मेरे पास भी। फिर सबने नोट निकाल कर टेबल पर रख दिए। मैं तुम सबका ध्यान रखूँगा, कहते हुए सोहन लाल ने नोट उठाए और जेब में डाल लिए। फिर उठते हुए बोला, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, अब कल मुलाकात होगी। ऐसी भी जल्दी क्या है उस्ताद? यह अंग्रेजी आपके लिए है और देसी हम सबके लिए। एक बोतल लेकर वहां आ पहुंचा। सोहन लाल ने विचार भरी निगाहों से बोतलों को देखा। मुझे अफसोस है कि मैं रुक नहीं सकता। आज रात मुझे 50 लाख के सोने की खेप मिलने वाली है, जिसे लेने जाना मेरे लिए निहायत ज़रूरी है। कहने के पश्चात उसने हाथ बढ़ाकर अंग्रेजी शराब की बोतल ले ली। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, बोतल ले जा रहा हूँ, फुर्सत में पी लूँगा। बोतल लिए सोहन लाल आगे बढ़ा ही था कि सामने से आते वेटर ने टोका, पैक के पैसे? सोहन लाल ने हाथ के अंगूठे से टेबल की ओर इशारा किया और आगे बढ़ गया। आंखों में विजयपूर्ण चमक लहरा रही थी। कमरे में प्रवेश करके सोहन लाल ने लाइट ऑन की और घड़ी में वक्त देखा। रात के 12 बज रहे थे। चेहरे पर धूर्ततापूर्ण मुस्कान थिरक रही थी। हाथ में थमी शराब की बोतल मेज पर रखी और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कमरे में टूटी फूटी चारपाई और एक तिपाई के अलावा कुछ नहीं था। पीछे खुलने वाली खिड़की गंदे नाले के साथ सटी हुई थी। इसी कारण हर समय कमरे की हवा में दुर्गंध व्याप्त रहती। सोहन लाल ने जेब से नोट निकालकर चारपाई पर रखे और उन्हें गिनने लगा। 100 के 21 नोट थे। सोहन लाल के होठों से हंसी उबल पड़ी। उसने नोट वापस जेब में रखे और तिपाई पर शराब की बोतल की सील खोलकर उसे होठों से लगा लिया। अगले दिन सोहन लाल नहा धोकर जब बदबूदार कमरे से बाहर निकला तो दिन के 11 बज रहे थे। उसने एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और बाजार की तरफ बढ़ गया। उसका इरादा 2 जोड़ी कपड़े खरीदने का था। पिछले कई दिनों से इन्हीं कपड़ों को धो धोकर पहन रहा था। अब तो यह घिसने के पश्चात फटने को तैयार थे। बाजार तक पहुंचने में उसे आधा घंटा लग गया। वहां काफ़ी भीड़ थी। वह भीड़ में जगह बनाकर आगे बढ़ता हुआ अपनी मनपसंद की दुकान ढूंढने लगा। तभी पीछे से उसे धक्का लगा। वह बिजली की सी फुर्ती से घूमा और उसका हाथ एक कलाई पर जम गया। जिसकी कलाई उसके हाथ में थी वह 20-22 बरस का हीरो टाइप युवक था। दोनों की आंखें मिली। किसी का ध्यान भी उन पर न था। क्यों खलीफा? सोहन लाल कुर्राया। जेब काटता है? नोटों का पुलंदा युवक की मुट्ठी में बंद हो चुका था। अगर सोहन लाल फुर्ती से उठकर उसकी कलाई न पकड़ता तो अब तक वह इस भीड़ में जाने कहाँ गुम हो चुका होता। छोड़ दे मेरा हाथ, युवक दांत खींचकर बोला। मेरे नोट मुझे वापस दे, सोहन लाल ने अपना स्वर खतरनाक बनाकर कहा। तभी युवक का दूसरा हाथ जेब में गया और उसने चाकू बाहर निकालकर सोहन लाल की कमर से लगा दिया। सोहन लाल का शरीर जोर से कांपा। चेहरे पर हल्की सी सफ़ेदी उभर आई। अगर किसी की निगाह उन पर पड़ी तो आंखें दूसरी तरफ फेर ली। चाकू हटा ले, मेरी जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर है, सोहन लाल गुर्राया। जेब में है ना? युवक दांत किटकिटाकर बोला। हाँ, चिंता मत कर, वह जेब में ही रहेगा और यह चाकू पूरा का पूरा तेरे अंदर घुस जाएगा। मेरी कलाई छोड़ दे। युवक का स्वर खतरनाक हो गया। शायद तुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी उंगली रिवॉल्वर के ट्रिगर पर है। तभी चाकू की नोक सोहन लाल की कमर में चुभी। सोहन लाल ने घबराकर उसकी कलाई छोड़ दी। युवक नोटों सहित भीड़ में गुम हो गया। आज सोहन लाल ने बार में प्रवेश किया तो 10 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। भीतर लाइट जगमगा रही थी। सोहन लाल 2 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि कल वाले 5 युवकों में से 2 फौरन उसके पास पहुंच गए। आओ उस्ताद, आज तो देर कर दी, एक ने खुशामदी भरे स्वर में कहा। सोहन लाल बिना उनकी ओर देखे हॉल में निगाहें दौड़ाता हुआ बोला। आज दोपहर में शहर से बाहर चला गया था। क्योंकि यहाँ अपना गैंग तैयार करना है, इसलिए भाग दौड़ करनी पड़ रही है। बहुत प्यास लग रही है। यहाँ कहीं ठंडा पानी नहीं है? सोहन लाल अपने गले पर हाथ फेर कर बोला। तुम चलो उस्ताद, मैं बहुत बढ़िया पैक बनाकर लाता हूँ, सारी प्यास रफू चक्कर हो जाएगी। कहने के साथ ही वह बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। आओ उस्ताद, मेरे साथ आओ। कहाँ? वहाँ सामने टेबल पर, उसने खीसे निपोर कर कहा।
मेरे कुछ और दोस्त भी वहाँ पर बैठे हैं, सोचा आपसे मिलाकर उनके भाग्य भी जगा दूं। सोहन लाल ने निगाहें घुमाकर देखा तो एक बारगी सकपका उठा। बहुत सारी टेबलों को आपस में मिलाकर 30 फुट लंबी टेबल बना रखी थी। उसके आसपास कुर्सियों की लाइनें लगी हुई थी, जिन पर करीब 25 व्यक्ति मौजूद थे और अधिकांश उसकी तरफ ही देख रहे थे। जाहिर है वह सब यहाँ के छटे हुए बदमाश होंगे। सोहन लाल ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। तुमने मुझसे पूछे बिना मेरा परिचय सबको क्यों दिया? सोहन लाल गुर्राया। सोहन लाल के चेहरे के भाव देखते ही उसका गुलाबी चेहरा सफेद पड़ गया। मुस्कुराती आंखों में भय सिमट आया। होठ भद्दे अंदाज में मुड़ गए। लोहा गर्म देखकर सोहन लाल ने चोट की और दायां हाथ घूसे की शक्ल में घुमा दिया, जो कि उसके चेहरे से जा टकराया। वह चीख होठों में दबाकर 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे हो गया। सोहन लाल ने पुनः हाथ उठाया। मुझे माफ कर दो उस्ताद। वह फौरन दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठा। सोहन लाल का आधा उठा हाथ रुका, फिर नीचे आ गया। थोड़ी छाती फूलकर कुंपा हो गई, कुछ गर्दन अकड़ गई। आइंदा मेरे से संबंधित जो भी काम हो सोचकर करना, सोहन लाल ने खतरनाक स्वर में कहा। फिर उनकी पीठ थपथपाकर बोला, चलो टेबल पर चलते हैं। मैं कम से कम पब्लिसिटी चाहता हूँ। अगर पुलिस को मालूम हो गया कि मैं सोहन लाल हूँ तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। गलती हो गई उस्ताद, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। इस 2 मिनट के वक्त के बीच ही सबकी निगाहें सोहन लाल पर टिक चुकी थी। शायद सोहन लाल के पास खड़ा व्यक्ति कोई ना मालूम हस्ती नहीं थी और उसका इस तरह घूसा खाकर सोहन लाल के सामने हाथ जोड़ना जाहिर करता था कि सोहन लाल कोई बड़ा मगरमच्छ है। वहां मौजूद सब सोहन लाल को पैनी निगाहों से देख रहे थे। सोहन लाल शाही चाल से उस व्यक्ति के साथ चलता हुआ टेबल की तरफ बढ़ा। उसके दोनों हाथ कुछ इस तरह से आगे पीछे हो रहे थे जैसे हैंगर पर लटकी कमीज की बाहें तेज हवा में फूल रही हो। तभी पैक लाने वाला सामने आ खड़ा हुआ। उसने एक हाथ से पैक पकड़ा था और दूसरे हाथ की हथेली को ट्रे का रूप दिया हुआ था। उस्ताद, प्यास को फौरन भगा देने वाला स्पेशल पैक। सोहन लाल ने पैक को देखा, विचारपूर्ण मुद्रा में क्षण भर सोचा, फिर हाथ बढ़ाकर पैक उठाया और एक ही सांस में समाप्त करके खाली पैक उसे वापस थमाया। फिर हथेली से होठों को साफ किया। मजा आया उस्ताद? हाँ, बहुत ज्यादा आया। सोहन लाल लापरवाही से कह उठा। एक और लेकर आओ। ऐसा पैक पीकर प्यास और बढ़ गई है। अभी लाया उस्ताद। वह तेजी से पुनः बार की तरफ बढ़ गया। सोहन लाल उसके साथ पुनः टेबल की तरफ बढ़ने लगा। उस्ताद, आज जो लोग आपसे मिलने वाले हैं उनमें से हर कोई अपने इलाके का खतरनाक दादा है। लोग तो उनका नाम सुनकर कांपते हैं। पुलिस वाले इनसे दूर रहने में ही अपना भला समझते हैं। और चाहे जो भी हो, सोहन लाल उसकी बात काटकर बोला, इनमें से कोई भी मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। हाँ उस्ताद, आपके सामने तो सब बच्चे हैं। आप अकेले हो तब भी यह लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने फौरन सहमति से सिर हिलाया। सोहन लाल की छाती पुनः चौड़ी हो गई। सोहन लाल के टेबल के पास पहुंचते ही एक ने सामने वाली कुर्सी को खींचा और आदर भरे स्वर में बोला, आओ उस्ताद, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। सोहन लाल ने देखा, उसके लिए बिल्कुल सामने वाली कुर्सी रखी गई थी, जहां से वह टेबल के गिर्द कुर्सियों पर बैठा हर एक का चेहरा आसानी से देख सकता था। उसने भी कुर्सी की पीठ पर हथेली थपथपाई, फिर जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने के पश्चात वह हिला और कुर्सियों पर बैठे व्यक्तियों के पास जाकर उनके चेहरों पर भरपूर निगाह डालने लगा। जिसको भी सोहन लाल देखता वह आदर भाव से खड़ा हो जाता, जबकि हर कोई एक से एक बढ़कर खतरनाक दादा था। सबको देखने के बाद सोहन लाल वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। अब सोहन लाल हॉल में बैठे अन्य बदमाशों की उत्सुकता का केंद्र बन गया था। सबकी आश्चर्यपूर्ण दृष्टि उस पर ही थी। इसी बीच सोहन लाल दूसरा स्पेशल पैक भी पी चुका था और उसे तीसरा पैक लाने को भेज दिया था। सिगरेट का सुलगाया टोटा उसके पास खड़े बदमाश को थमा दिया, जिसने फौरन आगे बढ़कर उसे ऐश ट्रे में मसल दिया। उन लोगों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया गया है? सोहन लाल ने बेहद शांत स्वर में अपने पास खड़े व्यक्ति से पूछा। उस्ताद, जब इन्होंने आपके बारे में सुना तो हर कोई आपसे मिलने को बेचैन हो उठा, सो यह आपके दर्शन करने आ गए। सोहन लाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक जेब कतरे का हुलिया सुनो, सोहन लाल बोला। कहो उस्ताद।
22-24 साल की उम्र होगी। पतला लंबा घुंघराले बाल। जब बोलता है तो नीचे के दांत नजर आते हैं। आज उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसने मेरी जेब काटी है। जब मैंने रिवॉल्वर निकालकर उसे शूट करना चाहा तो उसने चाकू का इस्तेमाल किया। भीड़ बहुत थी, इसलिए मैंने रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं किया। यह घटना कहाँ हुई? ग्रांड रोड पर 11 के आसपास का वक्त होगा। इतना सुनते ही वहाँ बैठे दादाओं में से एक दादा उठ खड़ा हुआ। उस्ताद, ग्रांड रोड मेरा इलाका है। अगर आप मुझे आधे घंटे का वक्त दें तो मैं आपकी जेब काटने वाले को यहाँ हाजिर कर दूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सोमनाथ। ठीक है, मैं तुम लोगों की काबिलियत देखना चाहता हूँ। सोहन लाल ने उसे देखकर एहसान भरे स्वर में कहा। थैंक्स उस्ताद। कहने के पश्चात वह तेजी से एक तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद सोहन लाल ने सब पर सरसरी निगाह डालकर कहा, आप सब लोगों से मिलकर मुझे वास्तव में खुशी हुई। क्योंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए आज छोटा सा जश्न होगा। कहने के पश्चात उसने पास खड़े बदमाश को देखा। जश्न का प्रबंध करो। अभी लो उस्ताद। वह तेजी से बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। इतने में सोहन लाल का तीसरा स्पेशल बैग आ गया। कुछ ही देर में टेबल पर शराब की 12 अंग्रेजी बोतलें सज गई। फिर महफिल गर्म हुई। शराब पेट में जाने लगी और मुंह से शब्दों की बौछार। अब तक जो सोहन लाल के व्यक्तित्व के कारण दबे से थे, वह खुलकर बातें करने लगे। सोहन लाल उन्हें अपने खास किस्से बताने लगा, जिससे सुनने वाले दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। बोतलें खाली होती जा रही थी। महफिल का रंग अब सिर पर चढ़कर बोलने की कोशिश कर रहा था। तभी सोमनाथ वहां आ पहुंचा। उसके साथ 4 दादा थे, जिनके बीच वह जेब कतरा युवक घिरा हुआ था, जिसने सुबह सोहन लाल की जेब काटी थी। उस्ताद, सोमनाथ सोहन लाल के पास पहुंचकर बोला, यही था वह लड़का जिसने आपकी जेब काटी और आपको चाकू दिखाया था। जेब काटने वाला युवक थर थर कांपने लगा। उसने एक ही निगाह में पहचान लिया कि शहर के बड़े बड़े दादे वहां मौजूद थे और वह सोहन लाल की ही ताजपोशी में लगे हुए थे। आंखों के सामने उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी। सोहन लाल ने शराब का गिलास टेबल पर रखा और आंखें मिचमिचाकर सोमनाथ को देखने के पश्चात युवक को देखा। हाँ, साला यही था जिसने मुझे चूहा समझकर चाकू मेरी कमर से लगाया था। क्यों बेटे, अब क्या हाल है? उन नोटों से कितनी ऐश की? सोहन लाल शराब के नशे में आंखें नचाकर कह उठा। नौसिखिए की औलाद। सोमनाथ ने एक हाथ से उसके सिर के बाल पकड़े और दूसरा हाथ झांपड़ के तौर पर उसके चेहरे पर जमा दिया। उस्ताद की जेब काटता है, तेरी यह हिम्मत? बालों का खिंचाव, पूरे वेग से पड़ा चेहरे पर थप्पड़ और मन में मौत का खौफ, इन सब बातों ने उसे पहले ही अधमरा कर दिया था। शरीर का दर्द लिए वह गिरा और तड़प कर उठते हुए उसने सोहन लाल के पांव को पकड़ लिया। चेहरे पर करुणा टपक रही थी। मुझे माफ कर दो, यह सब अनजाने में हुआ। मुझे मालूम नहीं था। आप हम सबके खुदा हैं। एक बार मुझे माफ कर दीजिए। जिंदगी भर आपके पांव धोकर पीता रहूंगा। कहने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले सोहन लाल कुछ कहता, सोमनाथ ने पुनः उसके बाल पकड़े और उसे खड़ा करके दरिंदगी भरे स्वर में बोला, उस्ताद का माल निकाल हरामजादे। युवक ने कांपते हाथों से पैंट की जेब से नोट निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। मुझे नहीं, उस्ताद के चरणों में डाल इन्हें। युवक ने फौरन हार कर सारे नोट सोहन लाल के पैरों के पास रख दिए। उसका पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। अन्य बदमाशों ने फौरन नोट उठाकर सोहन लाल के सामने टेबल पर रख दिए। सोहन लाल का सीना क्षण प्रतिक्षण चौड़ा होता जा रहा था। गर्दन ऊंची उठती जा रही थी। उसने नोट उठाकर अपनी जेब में डाल दिए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ सोमनाथ। थैंक यू उस्ताद। सोहन लाल के सामने झुकता हुआ बोला, आप कभी मुझे सेवा का मौका दें तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। सोहन लाल ने अपने हाथों से शराब गिलास में डाली और गिलास सोमनाथ की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराया। जिससे मैं बहुत खुश होता हूँ उसे अपने हाथों से जाम बनाकर पिलाता हूँ। शुक्रिया उस्ताद। सोमनाथ ने झुककर दोनों हाथों से गिलास इस तरह थामा जैसे भगवान उसे अमृत दे रहे हों। फिर सोहन लाल ने अपना गिलास खाली किया और युवक से बोला, क्यों बे, क्या नाम है तेरा? सुंदर, सुंदर लाल। वह सूखे होठों पर जीभ फेर कर कह उठा। सुंदर? सोहन लाल ने बड़बड़ाकर कहा, कब से कर रहा है जेब काटने का धंधा? बचपन से।
चाकू कब से जेब में रखना शुरू किया? 4 साल हो गए। कभी किसी को मारा भी है? नहीं, सिर्फ डराता हूँ। क्षण भर के लिए सोहन लाल को दिन में हुई चाकू की चुभन याद आ गई, जो सुंदर के दबाने से कमर में हुई थी। बोल, अब तेरा क्या किया जाए? मुझे माफ कर। तूने उस्ताद पर चाकू उठाया है। सोमनाथ गरज उठा। तुझे माफ नहीं किया जा सकता। फिर वह पलटकर साथ आए 4 दादों से बोला, इस हरामजादे को यहाँ से ले जाओ और टुकड़े करके इसकी लाश किसी नाले में फेंक दो। नहीं, सुंदर के होठों से चीख निकली, जैसे अभी से ही उसे जीववा किया जा रहा हो, और सोमनाथ के पांव से लिपट गया। सोमनाथ ने जोर से टांग को झटका दिया तो सुंदर छिटक कर दूर जा गिरा। उसकी सिसकियां बराबर गूंज रही थी। सोमनाथ के आदेश पर चारों दादों ने सुंदर को जकड़ लिया। अरे भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हो? सोहन लाल मुंह बनाकर सोमनाथ से कहने लगा। छोड़ दो बेचारे को, उसका तो धंधा ही जेब काटने का है, और फिर मेरे मुंह पर तो नहीं लिखा कि मैं वह सोहन लाल हूँ। सोहन लाल के इशारे पर चारों दादों ने उसे छोड़ दिया। सुंदर सिसकता फवकता सोहन लाल के पाँव में आ गिरा। सोहन लाल ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोला, चल उठ, बच्चों की तरह रोया नहीं करते। अब एक कुर्सी ला मेरे शागिर्द के लिए। सोहन लाल ने पास खड़े बदमाश को देखा। अगले ही पल वहां कुर्सी हाजिर हो गई। सोहन लाल ने उसे कुर्सी पर बिठाया और टेबल पर पड़ा शराब का गिलास सुंदर के हाथों में थमा दिया। सुंदर के चेहरे का रंग वापस लौटने लगा। बात आई गई हो गई। महफिल वापस अपने रंग पर लौटने लगी। खाली होने के साथ साथ नई बोतलें टेबल पर आ गई, और फिर सोहन लाल अपनी बीती गैंगस्टर जिंदगी के कारनामे शान से बताने लगा। सुनने वालों के सिर रबड़ की गुड़ियों की भांति नीचे ऊपर हो रहे थे। सोहन लाल की हैसियत शाही मेहमान जैसी हो चुकी थी। रात के 1 बजे सोहन लाल बार से बाहर निकला तो उसकी जेब में नोटों का काफी मोटा पुलंदा था। कल वाले 5 बदमाशों ने नोटों का बंडल उसे भेंट किया था, महज इसलिए कि जब वह अपना गैंग स्थापित करे तो उन्हें भी शामिल कर ले। बाहर निकलते समय साथ में सुंदर भी था। ठंडी हवा के झोंकों के कारण शराब का नशा छटने लगा। उस्ताद, सुंदर दबे स्वर में बोला, आज आपने रहम न किया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। अबे छोड़, मुर्दों की तरह बातें न कर। सोहन लाल ने उसके कंधे पर हाथ मारा। यह बता, जेब में कितना माल है? माल 300-400 रुपया होगा उस्ताद। निकाल। सुंदर ने जेब से नोट निकालकर सोहन लाल की हथेली पर रखे। सोहन लाल ने नोटों को जेब में डालकर कहा, रात बहुत हो गई है, जा अब घर जाकर सो, मुझे भी नींद आ रही है। सोहन लाल ने उसकी पीठ थपथपाई और अपने रास्ते पर पड़ गया। अगले दिन सुबह सोहन लाल नहा धोकर तैयार हुआ और बाहर आकर कल वाले बढ़िया रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के पश्चात वह मार्केट की ओर बढ़ गया ताकि कुछ जोड़ी कपड़े खरीद सके। कल तो जेब कतरे सुंदर के कारण कपड़े खरीदने का काम अधूरा रह गया था। आजकल की अपेक्षा कहीं ज्यादा उसकी जेब में नोट मौजूद थे, इसलिए दिल को आखिर तक तसल्ली थी। कपड़े खरीदने के पश्चात वह यूं ही मार्केट में घूमता रहा। नाई की दुकान से शेव बनवाई और दोपहर को 3 स्टार होटल में लंच करने के पश्चात वापस अपने बदबूदार कमरे में आ गया। बदन पर पड़े घिसे मैले कुचैले कपड़े उतारकर उसने पिछली तरफ की खिड़की खोलकर गंदे नाले में फेंके और नहाकर नए कपड़े पहन लिए। अब उसके चेहरे पर राहत के भाव दिखाई देने लगे। उसने सिगरेट सुलगाई और चारपाई पर अधलेटा सा होकर कश लेने लगा। तभी उसकी निगाह जूतों पर पड़ी, जो कि घिसकर बदसूरत हो रहे थे। मनी मन उसने फैसला किया कि बाहर निकलते ही जूते भी नहीं खरीदेगा। अभी उन विचारों में खोया हुआ था कि उसके कानों में जूतों की आहट पड़ने लगी। उसने सिर घुमाया और खुले दरवाजे की तरफ देखने लगा। अगले मिनट ही दरवाजे पर 35 बरस के आकर्षक व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। सोहन लाल फौरन उछलकर खड़ा हो गया। एक ही निगाह में उसने पहचान लिया कि आने वाले की जेब में रिवॉल्वर मौजूद है। हर ओर से वह सेहतमंद लग रहा था। बदन पर कमीज और पैंट थी। शारीरिक तौर पर सोहन लाल उससे आधा था। किसके दरवाजे पर खड़े हो प्यारे भाई? सोहन लाल स्थिर स्वर में बोला। आपके, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। सोहन लाल ने उसे देखते हुए सिर हिलाया। जानते हो मैं कौन हूँ? जी हाँ, बिना जाने मैं भला यहाँ आने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? आप बम्बई के मशहूर गैंगस्टर साहब सोहन लाल हैं। सोहन लाल की आंखें सिकुड़ गई।
फिर उसकी निगाह आगंतुक की जेब पर जा टिकी, जहां रिवॉल्वर होने का स्पष्ट आभास हो रहा था। तुम्हारा नाम? सोहन लाल ने सिगरेट का गहरा कश लिया। महेश चंद्र। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपको लेने आया हूँ, महेश चंद्र ने शालीन स्वर में कहा। साला, कह तो ऐसे रहा है कि लेने आया हूँ, जैसे यमराज ने भेजा हो। सोहन लाल ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। अगर तू मेरे नाम के साथ साथ मेरा काम जानता है तो यह भी जानता होगा, सोहन लाल को बिना उसकी मर्जी के कहीं ले जाना कोई मामूली बात नहीं है। महेश चंद्र ने संजीदगी से सिर हिलाया। मुझे मालूम है सोहन लाल जी, मैं आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा और ना ही ऐसा कुछ करने का इरादा है। दरअसल। एक मिनट, सोहन लाल ने उसे टोका। पहले अपनी जेब में पड़ा रिवॉल्वर जरा इधर सरका दे। महेश चंद्र ने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकाला और सोहन लाल की तरफ उछाल दिया। सोहन लाल ने रिवॉल्वर लपका, उसे उलट पुलट कर देखा, फिर खिड़की के पास पहुंचकर चैम्बर खोलते हुए उसकी सारी गोलियां नाले में फेंक दी। तत्पश्चात रिवॉल्वर बंद करके उसे महेश चंद्र की तरफ उछाल दिया। आइंदा किसी से पहली बार मिलने आओ तो खाली रिवॉल्वर साथ ले जाया करो। अगर मेरी बात नहीं समझे तो फिर किसी दिन समझा दूंगा। जी, मैं समझ गया, महेश चंद्र शांत स्वर में बोला। अब से मैं ऐसा ही करूंगा। बात क्या है बच्चे, बहुत शराफत से मेरी बातें समझे जा रहे हो। सोहन लाल के होठ सिकुड़े और माथे पर बल पड़ गए। महेश चंद्र मुस्कुराया। दरअसल आप बहुत पहुंचे हुए इंसान हैं। बम्बई के अंडरवर्ल्ड में आपका नाम हर समय गूंजता रहता है, इसलिए आपकी किसी बात को इनकार करके मैं आपके क्रोध का शिकार नहीं होना चाहता, उसने शांत और स्थिर लहजे में कहा। सोहन लाल की छाती थोड़ी चौड़ी हुई और गर्दन चंद सेंटीमीटर ऊंची हो गई। समाप्त हो रही सिगरेट फेंक कर नई सुलगा ली। हाँ, अब बोलो, तुम कुछ कहने जा रहे थे। जी, मैं श्रीमान तीरथ-राम पहवा का कमांडो हूँ। तीरथ-राम पहवा? यह क्या भला है? जैसी आपकी बम्बई के अंडरवर्ल्ड में पोजीशन है, कुछ वैसी ही पोजीशन श्रीमान तीरथ-राम पहवा की इस शहर में है। सोहन लाल ने थूक गले में निगली, बदन थोड़ा सा सिकुड़ गया। तो पहवा साहब ने आपको लाने के लिए मुझे भेजा है। सोहन लाल ने फौरन 2-3 कश लिए। चेहरे पर से कई भाव आकर गुजर गए। चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था। अगर मैं ना चलना चाहूँ तो? आपकी मर्जी, मुझे जोर जबरदस्ती करने का हुक्म नहीं है। फिर आपके साथ कौन बेवकूफ़ जोर जबरदस्ती करना चाहेगा? आप तो अकेले में ही एक गैंग के बराबर हैं। सोहन लाल की छाती पुनः फूलने को हुई कि पिचक गई। आंखों के सामने तीरथ-राम पहवा का काल्पनिक खौफनाक चेहरा उभर आया। काम क्या है? सोहन लाल लापरवाही दर्शाते हुए बोला। इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं। सोहन लाल गहरी सोच में डूब गया। महेश चंद्र खामोशी से दरवाजे की चौखट के पास खड़ा रहा। वहां कई पल तक गहरी शांति व्याप्त रही। आपके सामने कोई कठिनाई है तो मुझसे कहिए, शायद मैं आपके काम आ सकूं। सोहन लाल को गहरी सोच में डूबे देखकर महेश चंद्र ने कहा। सोहन लाल ने गर्दन टेढ़ी की, फिर नकारात्मक ढंग से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई कठिनाई नहीं। वैसे भी मैं अपनी कठिनाइयाँ खुद ही हल करता हूँ। चलो, मैं तीरथ-राम पहवा से मिलने के लिए तैयार हूँ। जाना कैसे होगा? बाहर आपकी सेवा के लिए कार और पहवा साहब के 3 कमांडो खड़े हैं। आइए, महेश चंद्र ने आदर भरे स्वर में कहा। सोहन लाल के होठों से गहरी सांस निकली और महेश चंद्र के साथ हो गया। ना जाना या इनकार करना भी उसके हक में ठीक नहीं था। इस बात का एहसास सोहन लाल को था ही। रास्ते में कार रुकवाकर सोहन लाल ने बढ़िया से जूते खरीदे और शाम से चलता हुआ वापस कार में आ बैठा। कार पुनः आगे बढ़ गई। आधे घंटे के पश्चात कार शहर के खूबसूरत 5 स्टार होटल जय गणेश के अहाते में जा रुकी। कार रुकते ही बिजली किसी तेजी से चारों कमांडो बाहर निकले और अदब से खड़े हो गए। सोहन लाल ने बिना किसी उतावलेपन से बाहर निकलकर सिगरेट सुलगाने के पश्चात सिर उठाकर होटल की ऊंचाई को देखा। नियॉन लाइन पर जय गणेश होटल लिखा दिखाई दे रहा था। कहाँ चलना है? सोहन लाल ने महेश चंद्र को देखा। मीनार पर, पहवा साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। सोहन लाल ने सिर हिलाया और खुद ही आगे की तरफ बढ़ने लगा। चारों कमांडो बराबर उसके साथ साई के समान थे। होटल के प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने बहुत बड़ा हॉल रिसेप्शन के रूप में सजा हुआ था। कीमती सोफे, नर्म गद्देदार कालीन,
छत और दीवारों की सजावट तो देखते ही बनती थी। 3 रिसेप्शन काउंटर दिखाई दे रहे थे जहां बेहद खूबसूरत युवतियां सेवा के लिए तत्पर थीं। सोहन लाल को चारों कमांडो कोने में बनी लिफ्ट के पास ले गए, जिस पर लिखा प्राइवेट शब्द दूर से ही चमक रहा था। वह सब लिफ्ट में प्रवेश हुए और लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। 1 मिनट के पश्चात लिफ्ट रुकी और सब बाहर आ गए। यह लंबी और खूबसूरत चमचमाती गैलरी थी। तभी एक गनमैन वहां पहुंचा। उसे देखकर महेश चंद्र सोहन लाल से बोला, सर, आपको तलाशी देनी होगी। क्यों? सोहन लाल के माथे पर बल पड़ गए। पाहवा साहब के पास हर किसी को तलाशी के पश्चात ही पहुंचाया जाता है। यह यहाँ का बहुत पुराना नियम है। अगर मैं तलाशी न दूं तो आपका पाहवा साहब से मिलना संभव नहीं। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं पाहवा साहब से मिलने का ख्वाहिशमंद नहीं था, बल्कि तुम्हारे पाहवा साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। जिस दिन मैं अपनी मर्जी से मिलने आऊँगा तब अवश्य मैं अपनी तलाशी देना पसंद करूँगा। कम से कम अब, यानी इस समय, मैं तलाशी देना जरूरी नहीं समझता। सोहन लाल दृढ़ स्वर में बोला। महेश चंद्र के चेहरे पर विवशता और कश्मकश के भाव व्यक्त हो गए। सर, यह बेहद मामूली सी बात है। अगर आप तुम्हारे लिए मामूली बात हो सकती है, लेकिन सोहन लाल के लिए नहीं। सोहन लाल उखड़कर बोला, मेरा वक्त बर्बाद ना करो और मुझे बाहर छोड़ाओ। महेश चंद्र होठ काटता हुआ विचारपूर्ण मुद्रा में खड़ा रहा। तुम चाहो तो पाहवा साहब से बात कर सकते हो, सोहन लाल ने कहा। शायद अब करनी ही पड़ेगी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। इन्हें ले आओ महेश। तभी गैलरी में न दिखाई देने वाले स्पीकरों में से भारी आवाज निकलकर उनके कानों में पड़ी। सारे कमांडो एकाएक अटेंशन हो गए। यस सर, महेश चंद्र ने अलर्ट स्वर में कहा। स्क्रीन पर चारों कमांडो और सोहन लाल दिखाई दे रहे थे। फिर 3 कमांडो गनमैन के साथ वापस चले गए और महेश सोहन लाल को साथ लिए गैलरी में सीधा आगे बढ़ने लगा। यह देखकर तीरथ राम पाहवा ने हाथ बढ़ाकर टेबल पर लगा स्विच ऑन किया और कुर्सी से टेक लगाकर झूलने लगा। सामने 30 फुट लंबी और इतनी ही चौड़ी टेबल पर काफी सारा साजो सामान रखा हुआ था, जिनमें एक रंग बिरंगा बटनों का स्विच बोर्ड था, जिनमें एक स्विच दबाते ही रोशन स्क्रीन बुझ चुकी थी। टेलीफोन टेबल पर मौजूद थे। कुछ फाइलें करीने से लगा रखी थी तथा कुछ जरूरत का सामान यहाँ मौजूद था। तीरथ राम पाहवा 60 वर्षीय आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। सिर पर बहुत कम बाल थे और सारे सफेद हो चुके थे। उसके हाव भाव से ही चुस्ती फुर्ती झलकती थी। पिछले 20 सालों से वह अंडरवर्ल्ड का बादशाह बना बैठा था। पाहवा ने टेबल पर मौजूद स्विच बोर्ड का एक बटन दबाया तो 50 फुट दूर ठीक सामने दिखाई दे रहा मजबूत दरवाजा खामोशी से खुल गया। अगले पल वहां पर महेश सोहन लाल के साथ नजर आया। फिर सोहन लाल भीतर प्रवेश कर गया और दरवाजा बंद हो गया। महेश ने भीतर आने की चेष्टा न की। सोहन लाल हैरानी से सजे हुए खूबसूरत हॉल कमरे को देखने लगा। तीरथ राम पाहवा शांति से उसे देख रहा था। फिर वह अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर दीवार पर लगा बटन दबाया। शीशे के बड़े बड़े दरवाजों पर पड़े पर्दे खामोशी से एक तरफ सरक गए। फिर 2 क्षण को ऐसा लगा जैसे जादू के जोर पर सारा शहर सामने आ गया हो। नीचे आदमी और वाहन किन्हीं कीड़े मकोड़ों की तरह लग रहे थे। सामने गगनचुंबी इमारतें सिर उठाई खड़ी थी। इतने ऊंचे से शहर को देखना वास्तव में अच्छा लगता था। सोहन लाल अभी तक पाहवा का चेहरा न देख पाया था। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आ जा रहे थे, जिसमें भय, घबराहट और कंपन मौजूद था। वह काफी देर तक पाहवा को देखता रहा। जब पाहवा न पलटा तो सोहन लाल उसके करीब जा पहुंचा। फर्श पर गद्देदार कालीन होने की वजह के कारण सुई के बराबर भी कदमों की आवाज न हुई, परंतु सोहन लाल को हैरान रह जाना पड़ा जब उसके पास पहुंचते ही तीरथ राम पाहवा ने भारी स्वर में पूछा, कौन हो तुम? सोहन लाल को अपना गला खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। वह इस बात को हर क्षण याद रख रहा था कि सामने खड़ा शख्स अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा दादा है। इस शहर में उसकी बात टालना किसी के बस का नहीं था और वह उसी के सामने खड़ा है। बेहद कठिनाइयों के पश्चात सोहन लाल अपना चेहरा सामान्य बना पाया, परंतु भीतरी हालत से सिर्फ वही वाकिफ था। कौन हो तुम? तीरथ राम पाहवा का स्वर पुनः गूंजा, परंतु सोहन लाल उसी प्रकार स्थिर खड़ा उसकी पीठ पर निगाहें जमाए रहा। तीरथ राम पाहवा ने दोनों हाथ अपनी पीठ पर बांधे और पलटकर सोहन लाल को घूरने लगा।
सोहनलाल यथासंभव चेष्टा के पश्चात उससे निगाहें मिलाने में कामयाब रहा। पाहवा का चेहरा पत्थर की मानिंद सख्त हो चुका था। तुम जानते हो किसके सामने खड़े हो? तीरथराम पाहवा ने बर्फ के समान स्वर में बोला। तीरथराम पाहवा के? सोहनलाल ने शांत स्वर में कहा। तुम इस समय एक ऐसे इंसान के सामने खड़े हो जो इस शहर पर हुकूमत करता है, और इस समय तुम भी शहर में रहने वाले एक मामूली इंसान हो। सोहनलाल कुछ क्षण तो अपलक पाहवा का सूख चेहरा देखता रह गया। हैरानी है। सोहनलाल एकाएक व्यंग से हंसा। इस शहर पर हुकूमत करने वाले इंसान का मुझसे क्या काम पड़ गया जो अपने कमांडो भेजकर? तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब मिलेगा, पाहवा पूर्वता स्वर में बोला। पहले मेरी बात का उत्तर दो। कौन हो तुम? बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें मालूम न हो। सोहनलाल के चेहरे पर क्रोध उमड़ आया। बच्चों की तरह सवाल मत पूछो पाहवा। तीरथराम पाहवा के चेहरे पर कई तरह के भाव आकर गुजर गए। वह टटोलने वाली निगाहों से सोहनलाल को देखने लगा। यह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? सोहनलाल उखड़े अंदाज में बोला। तुम सोहनलाल हो? सरासर हूँ। सोहनलाल एक एक शब्द चबाकर बोला। कौन से सोहनलाल? जो हैसियत तुम्हारी इस शहर में है, इससे कई गुना ज्यादा हैसियत सिर्फ 2 महीने पहले बम्बई में मेरी थी। शायद उड़ते उड़ते तुमने बम्बई के अंडरवर्ल्ड से सोहनलाल की हस्ती के बारे में सुना हो। मेरा अपना गैंग था। पूरे हिंदुस्तान में मुझसे खतरनाक गैंगस्टर आज तक पैदा नहीं हुआ। सोहनलाल सख्त स्वर में बोला। यह तुम्हारा ख्याल है, लेकिन मेरा नहीं। हो सकता है मैं तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक इंसान। होने को छोड़ो, मतलब की बात करो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तीरथराम पाहवा अपनी जगह से हिला और वापस कुर्सी पर आ बैठा। निगाहें बराबर सोहनलाल पर टिकी हुई थी। तुम साबित कर सकते हो कि तुम ही बम्बई के अंडरवर्ल्ड के बादशाह सोहनलाल हो? पाहवा ने शांत स्वर में कहा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है जो साबित करता फिरूं? जरूरत है, क्योंकि तुम बम्बई के अंडरवर्ल्ड के बादशाह थे। पुलिस से मुठभेड़ में तुम्हारा गैंग समाप्त हो गया। यहाँ तक कि पुलिस ने तुम्हारे मरे की तस्वीरें देश के सारे अखबारों में छापी, लेकिन तुम पुनः जिंदा होकर सामने आ गए। कोई बात नहीं, हो सकता है पुलिस ने किसी और की लाश को तुम्हारी लाश समझ लिया हो और तुम बच निकले। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि तुम बम्बई से सैकड़ों मील दूर यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हारे इशारे पर पत्ता नहीं हिलता था। गैंग समाप्त हो जाने के पश्चात भी तुम किसी से भी सहायता लेकर पुनः पहले वाली स्थिति में सामने आ सकते थे, फिर बादशाह बन सकते थे, लेकिन तुम बम्बई से भाग निकले। यही सबसे कमजोर कड़ी है तुम्हारी कहानी में। सोहनलाल ने शांति से सिगरेट सुलगाई, परंतु उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगलियां जोरों से कांप रही हो। वह आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठकर एक साथ कुछ कश खींचे। उसकी आंखें बता रही थी कि वह तेजी से सोच रहा है। तीरथराम पाहवा ध्यानपूर्वक उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देख रहा था। जिस कड़ी को तुम कमजोर कह रहे हो, वही सबसे मजबूत है। पाहवा प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखने लगा। तुमने अवतार सिंह का नाम सुना है, मिस्टर तीरथराम पाहवा? हाँ, सुना है। तो फिर यह भी जानते होंगे कि वह भी बम्बई का बहुत बड़ा दादा है, और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही कि वह बम्बई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा दादा बने। हर सुबह शाम वह मेरे मरने की मन्नतें मांगता था, यानी मेरे मरने के बाद ही वह दादा अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन सकता था, उससे पहले नहीं। और मुझे मारना उसके बस का नहीं था। इस बात से हम दोनों भली भांति वाकिफ थे। सोहनलाल ने सर्द स्वर में कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? सुनते जाओ। जब पुलिस से मेरी निर्णायक मुठभेड़ हुई तो उसे सुनहरा अवसर मिल गया। जाने कौन सी बुरी घड़ी थी। मुठभेड़ में मेरा गैंग समाप्त हो गया और मैं किसी तरह अपनी जान बचा गया। पुलिस ने जाने किसकी लाश को मेरी समझाकर मशहूर कर दिया कि मैं मारा गया हूँ। तब मैं अजीब सी मुसीबत में फंस गया। मेरा गैंग समाप्त हो चुका था, मैं अकेला था। तभी मुझे खबर मिली कि अंडरवर्ल्ड में मेरी जगह अवतार सिंह ने ले ली है। यह सब 12 घंटों में हो गया। अब अगर मैं अवतार सिंह से टक्कर लेने के लिए पुनः अपना गैंग स्थापित करने की चेष्टा करता तो तब तक मेरी जिंदा होने की खबर चारों तरफ फैल जाती। अवतार मेरी हत्या के लिए पूरी बम्बई में पहरा बिठा देता और पुलिस भी मेरी घात में बैठ जाती। यानी कि कुछ कर गुजरने से पहले ही मैं पुलिस की या अवतार सिंह के किसी हरामजादे की गोली का शिकार हो जाता, क्योंकि उससे टक्कर लेने के लिए
मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए खामखा मैंने मौत के मुंह में कूदना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप बम्बई से निकलकर इस शहर में आ गया। अगर तुम्हें मेरी यह कहानी भी कमज़ोर लगी हो तो नई कहानी सुना देता हूँ, शायद वह कमज़ोर न लगे और तुम्हें विश्वास आ जाए कि बम्बई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह 2 महीने पहले तक मैं ही था। आखिरी शब्द सोहन लाल ने व्यंग से कहे। उसके व्यंग पर पावा को कोई तकलीफ न हुई। उसने टेबल की दराज में से सिगार निकाला और उसे सुलगाकर गहरा कश दिया। मेरा यह मतलब नहीं था कि तुम वह सोहन लाल हो ही नहीं। तीरथ राम पावा के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। दरअसल मैं खुद को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे मामले में कोई धोखा तो नहीं खा रहा। तो अब विश्वास आ गया? नहीं, अभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं। पावा हंस पड़ा। तुमने अपने सोहन लाल होने के तर्क जुबानी पेश किए हैं, कोई सबूत पेश नहीं किया। सोहन लाल उसे घूरने लगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं मिस्टर पावा। अगर बम्बई में तुम इसी तरह मेरे सामने आते तो यकीनन मैं भी ऐसा ही करता, हर तरह से अपना पूरा इत्मीनान करता। वैसे जब तुम्हें विश्वास आ जाएगा कि मैं वह सोहन लाल हूँ तो तब तुम मेरा क्या करोगे? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तीरथ राम पाहवा ने सिगार का कश लेने के पश्चात बेहद शांति से कहा, हाँ, जब मुझे विश्वास आ जाएगा कि तुम वही सोहन लाल हो तो मैं तुम्हारे सामने बहुत बढ़िया ऑफर रखूंगा। मैं समझा नहीं। सोहन लाल के माथे पर बल पड़ गए। दरअसल इस शहर में 2 गैंग जबरदस्त शक्ति के साथ उभरे हैं। उनकी हरकतें बता रही हैं कि वह कभी भी मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। मेरे पास जबरदस्त लड़ाके हैं जो शहर में खून का दरिया बहा सकते हैं। अभी मैं इन बातों पर विचार कर ही रहा था कि तुम्हारे बारे में खबर सुनी। फिर सोचा कि तुम भी मेरे साथ काम करो तो मेरी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तुम चुटकियों में उन दोनों गैंग को मसल सकते हो, यानी कि सारा काम तुम बखूबी संभाल सकते हो। मुझे परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वैसे भी मैं 2-1 दिन में विलायत जा रहा हूँ। वहाँ मेरा लड़का पढ़ता है। वह किसी कानूनी पचड़े में फंस गया है। सोहन लाल का दिल जोर जोर से उछलने लगा। चेहरा भावहीन रहा। फौरन सिगरेट होठों में फंसाकर 3-4 कश खींचे। अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं अपनी तसल्ली करना चाहूँगा कि तुम वही सोहन लाल हो। कैसे करोगे? आज शाम की फ्लाइट से मैं अपना आदमी बम्बई भेजूंगा जो किसी प्रकार तुम्हारी तस्वीर हासिल करेगा। उस तस्वीर को देखकर मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो जाएगा। सोहन लाल के गले में बहुत बड़ा गांठा चुभने लगा। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता तो? गलत बात। तीरथ राम पाहवा स्थिर स्वर में बोला, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो मुझे इनकार करने के पश्चात जिंदा रहा हो। आगे तुम्हारी मर्जी। सोहन लाल के जिस्म में ठंडी सिहरन दौड़ती चली गई। यह तुम बहुत गलत कर रहे हो। मत भूलो कि तुम्हारे सामने कोई ऐरा गैरा नहीं, बम्बई में आतंक फैला देने वाला सोहन लाल खड़ा है। मैं चाहूँ तो इस शहर में भी आतंक फैला सकता हूँ। तुम्हारे सिंहासन की टांगे तोड़ सकता हूँ। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम सोहन लाल हो तभी तो मैं तुम्हारे शब्दों को सह रहा हूँ। तीरथ राम पाहवा की आवाज़ सख्त हो गई। कोई और यहाँ पर आकर बदतमीजी से बोलता तो अब तक मर चुका होता। सोहन लाल का जोश ठंडा पड़ गया। सकपकाया सा वह पाहवा को देखने लगा। पाहवा कठोर निगाहों से उसे देखे जा रहा था। तभी कमरे में अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। सोहन लाल चौंका। तुरंत तीरथ राम पाहवा पर खास असर न हुआ। उसने टेबल पर लगे बटनों में से एक बटन दबाया तो दरवाजा खुलता चला गया। महेश चंद्र भीतर आया और सामने आ खड़ा हुआ। सर, इंस्पेक्टर पाल देशमुख आपके आदेश का पालन करने से इनकार कर रहा है। तीरथ राम पाहवा का स्वर एकाएक बेहद ठंडा हो गया। यानी वह हमारे आदमियों को छोड़ने के लिए रजामंद नहीं? नो सर, महेश चंद्र ने कहा। उसने पहली गलती हमारे आदमियों को गिरफ्तार करके की, दूसरी गलती आपकी आज्ञा ना मानकर की है। बेहतर होगा आप उस पर ऊपर से दबाव डलवाएं ताकि। नहीं महेश, नहीं। पाहवा ने हाथ उठाकर हिलाया। ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए हम किसी को तकलीफ नहीं देते। सुना है यह इंस्पेक्टर क्या नाम है? पाल देशमुख। हाँ, देशमुख बहुत ही शरीफ और फर्ज की राह पर जान देने वाला है। यस सर। कोई बात नहीं, इसे अपना फर्ज पूरा करने दो। हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। वैसे इसका कोई सगा वगा है या नहीं? है सर, बूढ़ी माँ, बीवी
और एक बच्चा है। बस इतना ही बहुत है। इन तीनों को गोलियों से उड़ा दो ताकि अन्य कोई पुलिस वाला तीरथ राम पाहवा की ओर हमेशा पीठ करके खड़ा हो। राइट सर, जाओ। महेश चंद्र पलटा और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। सोहन लाल का गला खुश्क होने लगा। उसके सामने पाहवा ने बेहद शांत भाव से 3 को कत्ल करने का हुक्मनामा जाहिर कर दिया था और आज शाम को उसकी तस्वीर प्राप्त करने के लिए पाहवा अपने आदमियों को बंबई भेज रहा था। सोहन लाल ने नई सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया। मिस्टर तीरथ राम पाहवा, सोहन लाल उठने के पश्चात स्थिर स्वर में बोला, मेरे ख्याल से हम में जो बात होनी थी हो चुकी। मैं अब यहाँ अपनी ज़रूरत नहीं समझता। तुम अपना आदमी बंबई भेज सकते हो ताकि वह मेरी तस्वीर लाए और तुम उस तस्वीर को देखकर मेरी बात की सच्चाई जान सको। मेरा ठिकाना तुम्हारे आदमी जानते हैं। जब ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। अब मैं चलता हूँ। कहने के पश्चात सोहन लाल पाहवा को प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगा। पाहवा के होठों पर एकाएक मुस्कान आ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बेशक जा सकते हो, लेकिन किसी प्रकार की गड़बड़ करने की चेष्टा न करना। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरी निगाहों में हो। सोहन लाल ने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सोहन लाल के जाने के पश्चात पाहवा ने रिसीवर उठाकर एक्सटेंशन दबाया। दूसरी तरफ से फौरन रिसीवर उठाया गया। जो आदमी अभी अभी मेरे ऑफिस से निकला है उस पर नज़र रखो। उसका नाम सोहन लाल है। कहने के पश्चात तीरथ राम पाहवा ने रिसीवर रख दिया। इंस्पेक्टर पाल देशमुख का 2 कमरों का छोटा सा मकान था। पुलिस की नौकरी करके वह अपनी बूढ़ी माँ और बीवी बच्चे का पेट पाल रहा था। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। पत्नी कंचन सावित्री का अवतार थी जैसे। सासू माँ को तो वह हमेशा सिर आंखों पर बिठाए रखती, जैसे वह उसकी ही माँ हो। ऐसी बहू पाकर इंस्पेक्टर पाल की माँ भी धन्य हो गई थी। इंस्पेक्टर पाल देशमुख इस समय ड्यूटी पर था। उसकी माँ नन्हे से बच्चे को उठाए उसे हंसाने की चेष्टा कर रही थी। कंचन किचन में अपनी सास के लिए चाय बना रही थी। बीता हुआ वक्त तो ठीक था, परंतु आने वाला वक्त उनके जहन से कोसों दूर था। सब कुछ खत्म होने जा रहा है, इसका तो उन्हें गुमान भी नहीं था। तभी घर के ठीक सामने सफ़ेद रंग की कार रुकी। ड्राइवर इत्मीनान से बीच में बैठा रहा। पिछली सीट पर बैठे दोनों व्यक्ति नीचे उतरे और शांत भाव से आगे बढ़ते हुए खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। सामने ही इंस्पेक्टर पाल की माँ फर्श पर बैठी बच्चे से खेल रही थी। वह दोनों को प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगी। इंस्पेक्टर साहब हैं? नहीं बेटे, वह तो पुलिस स्टेशन में होगा, उससे मिलना है तो। अभागिन बूढ़ी अपने शब्द भी पूरे न कर सकी। दोनों ने रिवॉल्वरें निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर कंचन चीखती हुई किचन से भागती हुई वहां पहुंची ही थी कि कई गोलियां उसके शरीर में धंस गई। बारूद की गंध वहां फैल चुकी थी। गोलियों के धमाके अभी तक गूंजते महसूस हो रहे थे। इंस्पेक्टर पाल देशमुख की बूढ़ी माँ, जवान बीवी और नन्हा सा बच्चा मर चुके थे। खून से उनके शरीर और फर्श लथपथ हो चुका था। दोनों ने बेहद शांति से रिवॉल्वर जेब में डाली और बाहर निकल आए। गली मोहल्ले के लोगों ने सबने उन्हें देखा, परंतु किसी ने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश न की। आगे बढ़कर वह कार में बैठे और कार तेजी से आगे बढ़ गई। उसके बाद सारा इलाका इंस्पेक्टर देशमुख के मकान पर उमड़ने लगा। सबके चेहरों पर दहशत स्पष्ट देखी जा सकती थी। मकान को घेरकर तो सब खड़े थे, परंतु किसी ने भी भीतर जाने की चेष्टा न की। हेलो, लाल चौक पुलिस स्टेशन? यस, मुझे इंस्पेक्टर पाल देशमुख से बात करनी है। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। 2 पल तक लाइन में खामोशी छाई रही। सोहन लाल रिसीवर पकड़ होठ काटता हुआ पब्लिक टेलीफोन बूथ के फर्श पर जोर जोर से जूता मारने लगा। कदाचित बीतता हुआ एक एक पल उसे दिन के बराबर लग रहा था। हेलो, कौन? सोहन लाल का दिल धड़कने लगा। इंस्पेक्टर पाल देशमुख, आप कौन हैं? सब कुछ भूलकर पहले मेरी बात का उत्तर दो। तुमने तीरथ राम पाहवा के कुछ चमचों को गिरफ्तार कर रखा है? हाँ, लेकिन उसने तुम्हें अपने आदमियों को छोड़ने को कहा और तुम नहीं माने। ठीक कहा आपने, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तीरथ राम पाहवा ने मेरे सामने तुम्हारे परिवार को समाप्त करने का फरमान जारी किया है। क्या? तुम्हारे परिवार में बूढ़ी माँ, बीवी और बच्चा है ना? हाँ। इंस्पेक्टर पाल देशमुख का स्वर एकाएक कांपने लगा। तो तुम कौन हो? मैं निहायत ही शरीफ इंसान हूँ और आदतन खून खराबा पसंद नहीं करता। बदकिस्मती से उस वक्त
मैं पावा के पास ही था। अब जो होने वाला है तुम्हें बता दिया है, चाहो तो खुद को बर्बादी से। तुम्हारा नाम? इंस्पेक्टर पाल देशमुख एकाएक चीखा। उल्लू के पट्टे, जाकर अपने परिवार को बचा। मेरे नाम का अचार डालेगा क्या? सोहन लाल ने दांत किटकिटाकर कहा और रिसीवर रखने के पश्चात आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा और बूथ से बाहर निकल आया। दिन के 3 बज रहे थे। सूर्य पश्चिम की ओर जाने की तैयारियां कर रहा था। अब उसे भी इस शहर से कूच कर जाना था, क्योंकि तीरथराम पाहवा ने अपना आदमी बंबई भेजकर सोहन लाल की तस्वीर मंगवानी थी, जो उसकी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह सोहन लाल था नहीं। सोहन लाल का मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था। उसे इस शहर से फौरन निकल जाना था, जबकि तीरथराम पाहवा ने खास तौर से चेतावनी दी थी कि वह हर समय उसकी निगरानी में रहेगा। तो क्या पाहवा का कोई आदमी उसके आसपास मंडरा रहा है? सोहन लाल सतर्कता से इधर उधर देखने लगा। वहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी। इनमें कोई भी उसकी निगरानी करता हो सकता था। सोहन लाल ने चौराहे से टैक्सी पकड़ी और एक खास दिशा में चलने को कहा। सोहन लाल ने सोचा कि मुमकिन है पाहवा ने खाली उसे डराने के लिए यह कहा हो। खैर, जो भी होगा अभी सामने आ जाएगा। 15 मिनट के पश्चात टैक्सी सुनसान इलाके में पहुंच गई। सोहन लाल टैक्सी के पीछे लगी हरे रंग की कार को पहचान गया था कि वह लगातार टैक्सी के पीछे है। टैक्सी किसी फोन बूथ के पास रोकना, सोहन लाल ने गंभीर स्वर में कहा और सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। कुछ देर बाद टैक्सी बूथ के बाहर जा रुकी। सोहन लाल नीचे उतरा और बिना दाएं बाएं देखे बूथ में प्रवेश करके रिसीवर उठाया और डायल घुमाने लगा। उसी समय पीछे आ रही हरे रंग की कार फर्राटे से आगे निकल गई। सोहन लाल ने रिसीवर रखा और वापस टैक्सी में जा बैठा। तभी उसकी निगाह सामने सीधी खाली सड़क पर पड़ी। कोई 300 गज के फासले पर हरे रंग की कार रुकी हुई थी। वापस चलो ड्राइवर, सोहन लाल ने सिगरेट का कश लेकर कहा। ड्राइवर ने फौरन टैक्सी घुमाई और पूरी रफ्तार से दौड़ाने लगा। सड़क खाली थी। सोहन लाल ने पलटकर देखा। हरे रंग की कार बराबर उसके पीछे आ रही थी। वह सूख रहे होठों पर जीभ फेर कर सामने देखने लगा। उसकी आंखों से जाहिर हो रहा था कि उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा है। रह रह कर चेहरे पर तनाव की रेखाएं उजागर हो रही थी। टैक्सी में बैठे बैठे ही उसने किराया चुकता किया और भीड़ भाड़ वाली जगह पर उतर गया। उतरने से पहले वह शहर से निकल जाने की योजना बना चुका था। दोनों हाथ जेबों में डाले वह बाजार में लापरवाही से टहलता रहा। आधा घंटा उसने यूं ही व्यतीत किया। फिर एक ऐसी दुकान में प्रवेश कर गया जहां से ड्रामा, नाटक वगैरह का सामान मिलता था। उसने वहां से बिल्कुल असली लगने वाला नकली रिवॉल्वर खरीदा और उसे जेब में डालकर बाहर आ गया। 2 कदम चलने के पश्चात वह तुरंत पलटा और दुकान में इस तरह प्रवेश कर गया जैसे वहां कुछ भूल आया हो। फिर वह तूफान की भांति दुकान के दूसरे रास्ते से बाहर निकला और लगभग भागने की सी गति से चलने लगा। उसका पीछा कौन सा व्यक्ति कर रहा है, यह जानने में उसने खामखा वक्त बर्बाद नहीं किया। भीड़ में कुछ उल्टे सीधे चक्कर काटने के पश्चात उसने टैक्सी पकड़ी और वहां से 5-7 मील दूर उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गया। फिर उसे रेस्टोरेंट दिखाई दिया तो वहां प्रवेश कर गया। वेटर को चाय, बटर टोस्ट लाने को कहकर सिगरेट सुलगा ली। उसके बैठने के पश्चात 7-8 आदमियों ने भीतर प्रवेश किया। उनमें से किसी ने भी तवज्जो नहीं दी कि सोहन लाल क्या कर रहा है, और सोहन लाल ने जरा भी परवाह नहीं की कि रेस्टोरेंट में आने वालों में से कोई उसे देख रहा है या नहीं। सोहन लाल को देखने पर महसूस हो रहा था कि उसके लिए कुछ समय सबसे अहम काम सिर्फ चाय पीना था। बटर टोस्ट खाने के पश्चात यह सोहन लाल की 5वीं चाय थी। उसे सर्व करने वाले वेटर के चेहरे पर परेशानी सी उभरने लगी थी कि सारा चाय पर चाय मंगवाया जा रहा है। कोई 1 घंटा बिताने के पश्चात सोहन लाल ने वेटर को इशारे के पास बुलाकर बिल चुकता किया और 5 रुपए टिप देने के पश्चात बाहर निकल आया। सिगरेट सुलगाकर उसने 3-4 कश एक साथ लिए और पलटकर रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार को देखा, जहां से 3 व्यक्ति निकले। 2 ने उसे देखा भी, फिर वह अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए। सोहन लाल लापरवाही से भरी चाल चलने लगा। कुछ आगे जाने के पश्चात सड़क के दोनों ओर दुकानें शुरू हो गई। एक साड़ी की दुकान से उसने लाल सुर्ख साड़ी और लाल ही रेडीमेड ब्लाउज खरीदा। फिर रेडीमेड कपड़ों की दुकान से ड्राइवर की सफ़ेद यूनिफॉर्म ले ली। इसके साथ साथ ही वह आसपास भी देखता रहा था। आखिरकार उसे वह व्यक्ति नजर आ गया जो साई के समान उसके पीछे था।
वह 30 साल की उम्र का होगा। सिर पर पुलसियों की तरह छोटे छोटे बाल थे। तंग मोरी की पैंट के नीचे हंटर शू पहन रखे थे। ऊपर हाफ बाजू की कमीज थी। बदन गठा हुआ था। इसे उसने रेस्टोरेंट में बैठे भी देखा था और उसके बाहर निकलने के पश्चात यही व्यक्ति सबसे पहले बाहर निकला था और अब उसे यहाँ नजर आया था। सोहनलाल के चेहरे पर कोई भाव न आया। दोनों हाथों से पकड़े पैकेटों को संभालते हुए वह टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। टैक्सी में बैठने के 3 मिनट पश्चात ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि काले रंग की एम्बेसडर कार उसका पीछा कर रही है। पहले हरे रंग की कार और अब काले रंग की, यानी उस पर निगाह रखने वाले एक नहीं, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं। तुम? सोहनलाल टैक्सी ड्राइवर से बोला। 100 रुपया कमाना चाहते हो? बिल्कुल साहब, लेकिन मुझे करना क्या होगा? पीछे काले रंग की कार आ रही है, उससे पीछा छुड़ाना है। टैक्सी ड्राइवर ने बैक मिरर में काले रंग की कार का निरीक्षण किया। ठीक है साहब, आप 100 का नोट तैयार कर लीजिए। कहने के पश्चात टैक्सी ड्राइवर ने गियर बदलकर एक्सीलेटर पर पूरा पांव दबा दिया। सोहनलाल ने जेब में से 100 का नोट निकालकर हाथ में ले लिया। शाम के 8 बज रहे थे। अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। शहर में चारों तरफ जगमगाहट होने लगी थी। सोहनलाल जानता था कि तीरथराम पाहवा इस शहर की हस्ती था, तगड़ी हस्ती। उसके आदमियों को धोखा देना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन वह धोखा दे चुका था। वह यह भी जानता था कि बेसब्री से उसे तलाश किया जा रहा होगा और किसी भी समय वह तीरथराम पाहवा की गिरफ्त में वापस पहुंच सकता था। सोहनलाल पूरी सतर्कता के साथ लवर्स लेन में टहल रहा था। यह पतली और लंबी सड़क थी जिसके दोनों ओर जंगल था। चूंकि उसका इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए सड़क पर लाइट का प्रबंध नहीं था। वहां घुप अंधेरा था और अंधेरा होने पर अवसर की तलाश में लड़के लड़कियां यहां आ जाते थे, कोई कार पर, कोई स्कूटर पर और मोटरसाइकिलों पर। 9 बजने तक वहां अच्छा खासा तांता लग चुका था। जोड़े आ रहे थे, जा रहे थे। आखिरकार सोहनलाल को अपनी मनपसंद का जोड़ा मिल गया। नई फिएट कार में बैठे अपनी ड्यूटी भुगता रहे थे। लड़की 20 के आसपास थी और लड़का 25 के। दोनों ही खूबसूरत थे। उनकी कार पेड़ों के झुरमुट में खड़ी थी। सोहनलाल सावधानी से आसपास देखता हुआ कार के पास पहुंचा और बिना क्षण गवाए ड्राइवर की सीट वाला डोर खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। पलक झपकते ही जेब से नकली रिवॉल्वर निकालकर उन पर तान दिया। दोनों पिछली सीट पर मौजूद थे। फौरन छिटककर अलग हो गए। चेहरों पर हड़बड़ाहट और बौखलाहट उभर आई, परंतु रिवॉल्वर को देखकर आंखें भय से फट गई। दोनों ने कसकर एक दूसरे को पकड़ लिया। उनके बदन थर थर कांपने आरंभ हो गए थे। चेहरे पीले पड़ गए। सोहनलाल रिवॉल्वर ताने बेहद शांति से उनके चेहरे देखता रहा। कुछ देर तक वहां चुप्पी छाई रही। लड़के लड़की का आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया तो सोहनलाल ने अपनी आवाज में दरिंदगी भरकर कहा, अगर चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा और किसी को मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ है। गोली की आवाज भी नहीं आएगी। अरे रिवॉल्वर को क्या घूर रहे हो? साइलेंसर तुम्हें दिखाई नहीं देगा। यह रिवॉल्वर का बिल्कुल नया मॉडल है। साइलेंसर इसके बीच में ही फिट है। कहो तो गोली चलाकर दिखाऊं? लड़की के कंठ से घुटी घुटी चीख निकली और उसने भय से लड़के को दोनों बाहों से पकड़ लिया। दोनों थर थर कांप रहे थे। हमारे पास कुछ नहीं है, जो है वह तुम्हें देते हैं, लड़के ने साहस करके कहा। नहीं बच्चों, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। सोहनलाल की आवाज़ एकाएक मुलायम हो गई। दरअसल मैं मुसीबत में फंसा इंसान हूँ। कुछ खतरनाक लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वह मेरी जान लेना चाहते हैं और मेरी तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। मैं इस शहर से बाहर निकलना चाहता हूँ और तुम दोनों मेरी सहायता कर सकते हो। मैं समझा नहीं। आप क्या कह रहे हैं? वक्त आने पर सब कुछ समझा दूंगा। आज रात तुम दोनों को मेरे साथ साथ रहना होगा। कोई चालाकी की तो गोली मार दूंगा। नहीं, हम कोई चालाकी नहीं करेंगे, लड़का घबरा कर बोला। यह तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, क्योंकि मैं जब भी किसी का कत्ल करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। अब तुम यहाँ आ जाओ और मैं लड़की के साथ पिछली सीट पर बैठ जाऊंगा। नहीं, लड़की के कंठ से चीख निकली। क्या नहीं? सोहनलाल कुर्राया। लड़की की गिग्घी बंद गई। लड़का घबरा उठा। आप फिक्र न करें, यह घबरा गई है, अभी ठीक हो जाएगी, लड़के ने शीघ्रता से कहा। वह डर रहा था कि सोहनलाल कहीं गोली ना मार दे।
तुम आगे आओ, सोहन लाल क्रोध में बोला। लड़का फौरन कार के भीतर ही सीट पार करके आगे आया और सोहन लाल पिछली सीट पर पहुंच गया। लड़की सहम कर सीट के कोने में सिमट गई। कार स्टार्ट करो और यहाँ से निकलो। लड़के ने कार स्टार्ट करके बैक की और फिर तेज रफ्तार से चलाते हुए लवर्स लेन से बाहर खुली सड़क पर आ गया। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? शादी का प्रोग्राम है या खाली पीली मौज मस्ती हो रही है? सोहन लाल ने शांत भाव से पूछा। शादी करने वाले हैं, लड़के ने सुर्ख होठों पर जीभ फेर कर कहा। 10 मिनट तक सोहन लाल के बताए रास्ते पर चलकर कार रुक गई। सोहन लाल ने आसपास देखा। यह शहर की उजाड़ जगह थी। तुम नीचे उतरो और वह सामने पुलिया के पीछे कुछ पैकेट पड़े हैं, उन्हें लेकर आओ। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जल्दी करो। लड़का दरवाजा खोलकर तेज तेज कदमों से पुलिया की तरफ बढ़ गया। सोहन लाल ने लड़की को देखा। अकेली होने पर वह थर थर कांपने लगी थी। घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। मुसीबत में ना होता तो तुम दोनों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखता। लड़की गहरी सांसें लेने लगी। लड़का पुलिया के पीछे पड़े पैकेट उठाकर ले आया। सोहन लाल ने पैकेट थामे और एक डिब्बा लड़की की तरफ बढ़ाकर बोला, इसमें दुल्हन की साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज है। इसे ले जाओ और बिना कोई सवाल किए पेड़ों के पीछे जाकर पहनाओ। इस बात का ध्यान रखना, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तेरे आशिक को गोलियों से भून दूंगा, और तेरे आशिक ने भागने की कोशिश की तो मैं तुझे गोलियों से भून दूंगा। तीसरे, अगर तुम दोनों ने भागने की चेष्टा की तो मैं तुम दोनों को गोलियों से भून दूंगा। लड़की ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और डिब्बा थामे बाहर निकलकर सामने दिखाई दे रहे पेड़ों की तरफ बढ़ गई। जल्दी आना। लड़की के गले में बड़ा सा कांटा चुभ रहा था। लड़की के जाने के बाद सोहन लाल हाथ में रिवॉल्वर लिए कार से नीचे उतर आया। फिर रिवॉल्वर दांतों में दबाया और अपने कपड़े उतारने के पश्चात ड्राइवर वाली वर्दी पहनी तथा सिर पर वर्दी से मैच करती टोपी पहन ली। कुछ ही देर में लड़की सुर्ख साड़ी और ब्लाउज पहने वहां आ गई। गुड, सोहन लाल ने प्रसन्नता से लड़के से कहा। अब तुम कार ले जाओ और इसे फूलों से सजाकर ऐसे लाओ जैसे ब्याह के पश्चात डोली सजी कार होती है। लड़का सिर हिलाकर कार में बैठा कि सोहन लाल ने कहा, तुम्हें याद है ना कि अगर तुम वापस ना आए तो मैं क्या करूँगा? हाँ, तो तुम लड़की को मार दोगे। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, पुलिस को इन्फॉर्म करने पर भी यही होगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा। तुम्हारी मर्जी है, आना हो तो आ जाना, नहीं तो घर जाकर सो जाना। लड़का कार तेजी से आगे बढ़ा ले गया। सोहन लाल कमर पर हाथ बांधे बेचैनी से टहलने लगा। लड़की चंद कदम दूर पेड़ से टेक लगाकर सोहन लाल को देखती रही। अब उसे विश्वास हो रहा था कि सोहन लाल किसी और तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। आधे घंटे में लड़का कार को फूलों से सजाकर ले आया। सोहन लाल को राहत मिली, वरना उसे शक था कि लड़का उड़न छूना हो जाए। चलो अब किसी ब्यूटी पार्लर जाकर लड़की पर दुल्हन का मेकअप कराना है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।